मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में एरोमेटिक कंपाउंड स्टार्ट किया था और मैंने बोला था कि हाउ टू डिसाइड दैट विच कंपाउंड इज एरोमेटिक इन नेचर एंड विच इज नॉट. That would be predicted, that would be decided by a rule given the name of the Huckel's rule. हमने डिस्कशन नहीं करी थी हकल्स रूल की. मैंने बोला था कि फ्रेश जब हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में तब मैं आपसे डिस्कशन करूंगा हकल्स रूल की कि क्या होता है एंड हाउ टू गो फॉर दैट. सो आज सबसे पहले उसी पे बात करूंगा हकल्स रूल पे कि होता क्या है. जैसे मैंने आपको बोला था बच्चा कि हम एज सच वी नो दैट कि बेंजीन रिंग को हम क्या बोलते हैं, इट्स एन एरोमेटिक कंपाउंड. बट बेटा बेंजीन के अलावा कंपाउंड्स भी एरोमेटिक इन नेचर होते हैं. इट्स नॉट दैट कि बेंजीन इज ओनली द एरोमेटिक कंपाउंड, इट्स नॉट द केस. Apart from benzene also there are compounds which are aromatic in nature, and that aromaticity of a compound is being decided by a rule given the name of Huckel's rule. So today we need to discuss about that rule only, and फिर उसके examples देखूंगा कि कौन aromatic होगा कौन aromatic नहीं होगा. तो starting off with Huckel's rule. तो पहले लिखते हैं बेटा होता क्या है हकल्स रूल, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स के साथ बात करना, डिस्कशन करना एग्जांपल्स की. चलो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग. राइट डाउन. बेंजीन इज कंसीडर्ड टू बी एन एरोमेटिक कंपाउंड. बेंजीन इज कंसीडर्ड टू बी एन एरोमेटिक कंपाउंड there are following characteristics. There are following characteristics on which we predict there are following characteristics on which we predict a compound to be aromatic or not. There are few characteristics, following characteristics on which we predict a compound to be aromatic or not. First लिखो बेटा. First characteristic है, first characteristics is plenarity. कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, प्लेनैरिटी. सेकेंड, complete delocalization of pi electrons in the ring third, presence of 4n plus 2 pi electrons, presence of 4n plus 2 pi electrons in the ring where n is equal to 0, 1, 2, 3 etc. 0, 1, 2, 3 etc. This is नीचे स्टेटमेंट लिख लेना. This is basically referred to as Huckel's rule. इसी को हम क्या नाम देते हैं बेटा? We call this to be the Huckel's rule. ठीक है बेटा, आप समझना कि इसने बोली क्या बात आपको. दो पॉइंट सबसे मेन पॉइंट्स हैं. एक प्लेनर, दूसरा देयर शुड बी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स. क्या होता है सर ये बात करो. सी, अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं, दिस इज तो एरोमेटिक इन नेचर.
बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे हम डिसाइड करते हैं एरोमेटिसिटी? देखना बेटा, सबसे पहली चीज होती है दैट वी नीड टू डिसाइड that are all the carbon atoms that are there in the ring, are they sp2 hybridized or not? All the carbon atoms should be sp2 hybridized first thing, for it to be planar in nature, for it to be planar in nature। और बेटा sp2 hybridized कौन होता था? अगर किसी भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मीनिंगली दैट कार्बन इज sp2 hybridized। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सबके साथ डबल बॉन्ड है बेटा, हर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, सो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मीनिंगली प्लेनर है। तो एक क्राइटेरिया तो हो गया सॉर्ट। सेकंड क्राइटेरिया कहता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। सर मतलब बेटा चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6, 3 पाई बॉन्ड्स दिख रही हैं सबको, 3 पाई बॉन्ड्स में मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलता है ये फॉर्मूला आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ मैच करना चाहिए। इस फॉर्मूले में यू कैन पुट 0 1 2 3 4 एनी नंबर n, इट शुड नॉट बी फ्रैक्शंस, इट शुड नॉट बी डेसिमल्स, आप कोई भी होल नंबर पुट करो 0 टू इंफिनिटी तक। तो मतलब मेरी रिंग में there can be 2 pi electrons, 6 pi electrons, 10 pi electrons, 14 pi electrons। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरी रिंग में, मीनिंगली माय कंपाउंड इज अलाइंड विद द फॉर्मूला 4n+2, क्योंकि बेटा 4 into 0 + 2 is 4 into 1 + 2 is 4 into 2 + 2 is and 4 into 3 + 2 is एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आगे चलेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटा यहाँ पे हमारी रिंग में? तो क्या ये इस फॉर्मूले के साथ अलाइन हो रहा है या नहीं हो रहा? अगर हम n = 1 पुट कर रहे हैं तो आ रहा है। हमारे मॉलिक्यूल में इतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर हैं इनमें से कुछ भी, मीनिंगली वो इस फॉर्मूले के साथ अलाइन होगा, एंड मीनिंगली दैट वुड बी प्लेनर इन नेचर, दैट वुड बी एरोमेटिक इन नेचर। आपसे पूछ सकता है दैट इज दिस कंपाउंड एरोमेटिक और नॉट। वी नीड टू प्रिडिक्ट अबाउट द एरोमेटिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, वो हम करेंगे अभी। तो बेटा एरोमेटिसिटी डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो प्लेनैरिटी चेक करो, दूसरा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन चेक करो। गॉट इट? पक्का? किसी को कोई डाउट? चले आगे। प्लेनैरिटी बेटा sp2 हाइब्रिडाइज चेक करना है कार्बन एटम्स को, और sp2 हाइब्रिडाइज कौन होता है? किसी भी कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो दैट कार्बन वुड बी sp2 हाइब्रिडाइज। और किसी कार्बन पे अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है तो वी नीड नॉट टू चेक फॉर दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम द प्लेनैरिटी, जिस पे भी प्लस या माइनस चार्ज होगा, वी नीड नॉट टू चेक फॉर दैट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कंपाउंड, ये बेंजीन था, इसको हम नैप्थलीन बोलते हैं। नैप्थलीन बॉल्स सुनी होंगी आप लोगों ने, वॉशरूम में वाइट कलर की बॉल्स आप देखोगे नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, जिसकी नैप्थलीन की स्मेल आप इसको चेक करना है वुड इट बी एरोमेटिक और नॉट। पहली बात sp2 चेक करो, दिस यस, डबल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड, एवरी कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, प्लेनैरिटी सॉर्ट है मेरी। अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? पाई बॉन्ड देखो 1 2 3 4, तो क्या कितने हैं बेटा? तो इज इट अलाइंड विद माय फॉर्मूला? सो इट वुड बी एरोमेटिक इन नेचर। बेटा अगर किसी को नहीं क्लियर हुई कोई बात तो प्लीज पूछो, हकल्स रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन जरूर से बोलता है आपसे, देता है जरूर से, नहीं हुआ मल्टीपल टाइम्स पूछो। और देखते हैं बेटा, डीलोकलाइजेशन का होता है मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, आप रेजोनेंस बना के तो नहीं दिखा सकते, बट दे वुड बी
मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स। रिंग से बाहर भी अगर जाएंगे तो वहां पे भी उसके इलेक्ट्रॉन्स आगे शिफ्ट हो रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे अगेन एवरी कार्बन एटम इफ यू विल सी it would be sp2 hybridized and there are 7 pi bonds, so meaningly so it is aromatic in nature। बेटा समझ में आई बात? किसी को नहीं समझ में आई हो बोलो, because else I would be giving few examples that we would be predicting would they be aromatic or not। देखे, तभी होगा। 3 में से एक भी नहीं होएगा तो वो एरोमेटिक नहीं है। यही तो बोला बेटा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करके थोड़ी देर बाद जब आप रेजोनेंस बनाते हो तो दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ओवर हेयर, ओवर हेयर, ओवर हेयर, डीलोकलाइज हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उसी को डीलोकलाइजेशन बोलते हैं। किसको बेटा? एंथ्राजीन होता है। ठीक है, आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स नाउ, वी वुड प्रेडिक्ट दैट वुड इट बी एरोमेटिक और नॉट। लेट्स सी नाउ, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आओ। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए बेटा एक बार आओ, कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा बताता हूँ, देन यू कैन ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ। और एग्जाम्पल्स, देखो इधर छोड़ दो, पहले यहाँ पे समझ लो मेरे साथ, देख लो फिर अपने आप करना। सी, इस कंपाउंड पे आते हैं, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। अगर मुझे उस कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करनी है बेटा, सो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं।
और अगर मुझे sp2 sp3 हाइब्रिडाइज देखना है तो क्या है, इस कार्बन एटम को देखो, यस, इस कार्बन एटम को देखो, यस, इसको आपको चेक करना नहीं है, तो मतलब इट इज प्लेनर, इट इज हैविंग 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज मैचिंग विद द फॉर्मूला, सो कैन आई से दिस टू बी एरोमेटिक इन नेचर? बोलो बेटा। उसको हमें चेक नहीं करना होता प्लेनरिटी के लिए, वो प्लेन में ही होता है मॉलिक्यूल हमारे पास। इधर आओ जरा, अब देखो इधर ध्यान देना, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है बेटा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, आपको sp2 sp3 देखने की जरूरत ही नहीं है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मेरे फॉर्मूले के साथ मैच करते ही नहीं है। अगर आपके पास sp2 sp3 हाइब्रिडाइज वाली बात मैच हो रही है, जो कि हो रही है sp2 sp2, और ऊपर वाले को चेक नहीं करना, बट उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दैट कंपाउंड वी कॉल इट टू बी एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बात समझे? और अगर कहीं पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बट sp2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, प्लेनर नहीं है, दैट वुड बी गिवन द नेम ऑफ नॉन एरोमेटिक। यहां पे आओ जरा, इस कार्बन को देखो, यस, 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 और इस कार्बन को देखो, यस। बेटा अगर इस वाले कार्बन एटम को आप चेक करते हो तो क्या इसके साथ डबल बॉन्ड दिख रही है आपको? तो मतलब वो तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो प्लेनैरिटी की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दिस वुड बी, बिकॉज यहां पे 4n+2 सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मैचिंग विद द कंडीशन, यस और नो? बोलो बेटा। जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो बट प्लेनैरिटी सेटिस्फाई ना हो तो नॉन एरोमेटिक, जिसमें प्लेनैरिटी सेटिस्फाई हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो एंटी एरोमेटिक, और जिसमें दोनों हो वो एरोमेटिक। 2 4 6, हाँ अक्षत बोल बेटा। sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है ना वो वाला जो सर्कल किया मैंने, वो sp3 है क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं बेटा वहां पे, दैट्स व्हाई। यहां पे आओ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड्स, तो मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब यहां पे तो क्लियर कट है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बट आपके पास प्लेनैरिटी सेटिस्फाइड है, इसको देखना नहीं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सो इट इज एंटी एरोमेटिक। आरव बोल, कुछ पूछ रहा था? इधर देखो, माइनस मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और सबके सब प्लेनर मॉलिक्यूल है, कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, तो एरोमेटिक इन नेचर। बोलो बेटा, पक्का? इस पे आते हैं जरा, 2 4 6 सारे के सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो इट वुड बी एरोमेटिक इन नेचर। यहां पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटी एरोमेटिक, इधर मार खाओगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि वो वाला आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, सो इट वुड बी नॉन एरोमेटिक। बोलो बेटा, किसी को डाउट है, नहीं क्लियर हुआ हो, कुछ पूछना हो इस पे बताओ जरा। ये कंपाउंड जल्दी से,
एंटी, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो मेरी कंडीशन के साथ सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, तो मतलब एंटी एरोमेटिक। बोलो बच्चा, किसी को भी कोई डाउट हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, हकल्स रूल कुछ भी पूछना हो। चलो जल्दी से नोट डाउन करेंगे। So this was the Huckel's rule, and on the basis of the Huckel's rule we decide that is my compound aromatic in nature or is it anti-aromatic or is it non-aromatic in nature। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा मेरे पास एक रिएक्शन लेफ्ट ओवर रह गई थी, मैं वो रिएक्शन बता रहा हूँ, और फिर मैकेनिज्म करने हैं, हम मैकेनिज्म देखेंगे मार्कोनिकॉफ्स का, एंटी मार्कोनिकॉफ्स का, और जो अभी रिएक्शन करा रहा हूँ उसका मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म है हम लोगों के पास जो करने हैं, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है मैकेनिज्म पे शॉर्ट। हो गया बेटा, उससे देख ले। चलो अब ध्यान दोगे नेक्स्ट रिएक्शन पे। केमिकल प्रॉपर्टीज की सेकंड रिएक्शन होती है बेटा, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कराना है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप। अगर कोई नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप है तो खुद पे क्या चार्ज होएगा? पॉजिटिव चार्ज होएगा। सो व्हाट वुड हैपन ओवर हियर बेटा, रिएक्शन कुछ ऐसे होने वाली है। मान लो ये बेंजीन है हमारे पास बेटा, और हम क्या ला रहे हैं इसके पास? वी आर ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रोफाइल टू इट। वी आर ब्रिंगिंग एन इलेक्ट्रोफाइल टू इट, कोई भी हो सकता है वो, अभी इसके सब पार्ट्स पढ़ने हैं हमको। तो दैट इलेक्ट्रोफाइल कुड बी एनी इलेक्ट्रोफाइल। So this electrophile would come and replace this hydrogen atom over here, और अपने आप जाके उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, कुछ ऐसा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? E आ जाएगा और H प्लस लूज हो जाएगा, माइनस ऑफ H प्लस हो गया। इलेक्ट्रोफाइल आ गया और H प्लस लूज हो गया। ये काम हमें करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, स्टार्टिंग विद सबसे पहले टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट इज वी कॉल इट टू बी क्लोरीनेशन। बेंजीन पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कराने का काम करते हैं हम क्लोरीनेशन में। ये है आपके पास बेंजीन बेटा, एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद Cl2 in presence of FeCl3. FeCl3 act as a Lewis acid over here। ये Lewis acid का काम करता है। इसका काम क्या होता है वो हम डिस्कस अभी जब मैकेनिज्म कराऊंगा तो करूंगा डिस्कशन कि क्या काम होता है इसका। रिएक्शन कैसे होगी बेटा? Cl एक HCl यहां से निकल जाएगा ये, और Cl आके इसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो गया। क्या बन गया? We get a chlorobenzene plus of HCl is being released along with that Cl plus। ये जो आके सब्स्टिट्यूट होगा, ये Cl2 से जब रिएक्शन होती है तो एक Cl FeCl3 लेके अपने पास चला जाता है, FeCl3 बन जाता है FeCl4 माइनस, और दूसरे Cl पे प्लस चार्ज आ जाता है, Cl प्लस बन जाता है। वो वाला Cl प्लस जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। H निकला ना बेटा, यहाँ पे यही तो काम किया, H निकला तभी तो इलेक्ट्रोफाइल, ये Cl आया, रिमूवल ऑफ H होगा तो ये HCl तभी तो निकला, सेपरेट आउट हो गया HCl। ठीक है। सेकेंड रिएक्शन इन दिस इज ब्रोमिनेशन। सेम चीज ब्रोमीन के साथ बेटा।
Br2 in presence of FeBr3, Br2 in presence of FeBr3. ये वाला Br2 would come over here like this, ये वाला यहाँ से HBr बाहर और दूसरा Br आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा H की जगह. ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr, ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr. क्लियर बेटा? आगे चलते हैं. थर्ड रिएक्शन, third reaction is नाइट्रेशन. क्या होता है बेटा नाइट्रेशन में? रिएक्टिंग इट विथ कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, रिएक्टिंग इट विथ कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4. तो बेटा रिएक्शन कौन करता है यहाँ पे? HNO3 कम्स एंड रिएक्ट्स. हाउ कम? HNO3 कुछ ऐसा होता है बेटा, दिस इज HNO3. सॉरी, एक so what happens from here? OH is being removed, from here H is being removed, और ये NO2 जाके बेंजीन रिंग पे अटैक कर जाता है like this, प्लस H2O. क्लियर बात? फोर्थ रिएक्शन is sulfonation takes place with conc H2SO4. conc H2SO4 is somewhat like this beta, S double bond O, double bond O, single bond OH and single bond OH. सो क्या होगा बेटा यहाँ पे? फिर वही काम, यहां से OH और यहां से H, H2O लूज होएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है SO3H, SO3H would go on the benzene ring and attaches with the benzene ring like this. Like this beta. आई बात समझ? क्या नहीं आया बोल बेटा. मैंने अपनी मर्जी से नहीं लगाया, सब यहाँ पे बना के दिखाया. देखा आपने? यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H, H2O लूज हो गया, क्या बचा? ये क्या लगाया मैंने वहां पे? नेक्स्ट रिएक्शन इज फिफ्थ रिएक्शन, Friedel-Crafts alkylation, a name reaction. Friedel-Crafts alkylation क्या होता है बेटा इसमें? Same, there is a benzene ring and we are reacting it with an alkyl halide. कोई भी alkyl halide हो, जरूरी नहीं है CH3Cl, C2H5Cl होता, CH3Br होता, CH3CH2, CH2Br होता, any alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous
AlCl3, यहां से H रिमूव होएगा, यहां से Cl, ये HCl बाहर निकला बेटा, और CH3 आके बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बोलो बेटा। So this reaction is also being used in the form of the conversion, that is convert benzene to toluene, benzene to toluene, conversion की फॉर्म में भी यूज होती है ये। ठीक है, go for it, आगे चलेंगे फिर। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेटा मैं एक और रिएक्शन भी बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान दोगे इधर। लेट से और कोई एल्काइल ग्रुप ले लिया मैंने, बेंजीन, आई एम रिएक्टिंग इट विद C2H5Br, लेट से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या AlBr3 भी हो सकता है वो। सो क्या हो जाएगा, यहां से H बेटा, यहां से Br रिमूव, एंड वी गेट अ इथाइल बेंजीन। किसको बेटा, इसको इथाइल बेंजीन से याद रखो। क्लियर। सिक्स्थ रिएक्शन एंड लास्ट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पीछे आपने अल्काइलेशन पढ़ी थी बेटा, एंड दिस इज एसाइलेशन। एसाइलेशन और अल्काइलेशन में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से देखोगे यार, एक ही है वो। अब देख लियो दोनों में से कौन सी ठीक है। IE होता है वैसे, चेक कर लेना फिर भी। सो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इट इज CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, कोई भी एसाइल ग्रुप लेते हैं हम in presence of anhydrous AlCl3. So what would happen over here, H यहां से, Cl यहां से, ये रिमूव, क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl, इसको नाम देते हो बेटा ऑयल क्लोराइड्स। पढ़े थे हमने, एसिड क्लोराइड्स पढ़े थे बेटा, फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा हमने एसिड क्लोराइड, 10th फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था हमने एसिड क्लोराइड। ये एसिड क्लोराइड्स होते हैं जिनका नाम होता है, जैसे इसका नाम है इथेनॉयल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हम क्या, दिस वी कॉल इट टू बी द एसाइल हैलाइड्स, एसाइल हैलाइड्स। हाँ जी पढ़ाया था, एसिड क्लोराइड्स लिखा होगा वहां पे, देखो कुछ और भी हो सकता है, जैसे ये फिर से वही काम होगा बेटा, H यहां से, Cl यहां से रिमूव, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज C double bond O, along with that we would be having benzene plus of HCl, this we call it to be benzophenone, this we call it to be benzophenone. Convert benzene to acetophenone, benzene to benzophenone, like that there can be the conversions being asked to you. So we should be remembering that by Friedel Crafts alkylation, acylation, these things are being done. ठीक है, करो जल्दी से। फिर इसका अब हम मैकेनिज्म देखेंगे, that how this reaction takes place, what is the mechanism of this, वो देखेंगे अब। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ये अभी रिएक्शन करी है बेटा,
इसका मैकेनिज्म सीखेंगे एंड देन द चैप्टर वुड बी वाइंडेड अप। मार्कोनिकॉफ्स एंटी मार्कोनिकॉफ्स का भी है, वो रिएक्शन करा दी है, मैकेनिज्म करा दूंगा उसका, बट अभी ये जस्ट अभी अभी करिए रिएक्शन, तो इसको कर लेते हैं पहले। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना बेटा अब अच्छे से यहाँ पे प्लीज। मैकेनिज्म के बिना पेपर सेट नहीं होता, तीन में से एक मैकेनिज्म जरूर से पूछता है, या तो ये या मार्कोनिकॉव्स या एंटी, पक्का से। अब इट्स अ 3 स्टेप मैकेनिज्म, नाम से ही पता लगता है मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन बीइंग टेकिंग प्लेस, किस वे से होती है, किस डायरेक्शन से रिएक्शन होती है, उसको स्टडी करना इज मैकेनिज्म। 3 स्टेप्स होते हैं बेटा। सबसे पहला स्टेप होता है जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को जेनरेट करना है पहले स्टेप में। इधर 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 छोड़ दो, आराम से नोट डाउन कर लेना, समझ लो पहले। हमने जो भी रिएक्शंस करी, देखो मैकेनिज्म आपको कभी भी बोलेगा जनरलाइज्ड, या तो ये बोल सकता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, या उनमें से किसी भी रिएक्शन का स्पेसिफिकली बोल सकता है गिव द मैकेनिज्म फॉर क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन ऑफ बेंजीन, स्पेसिफिक भी बोल सकता है। प्रोसेस सब में सेम होगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला स्टेप चेंज होता है, और दोनों स्टेप जो होते हैं वो सबके लिए आइडेंटिकल रहते हैं। जैसे क्लोरीनेशन की बात करूं, अगर ये था बेटा Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, Cl2 प्लस FeCl3 बेटा रिएक्ट करते हैं आपस में। FeCl3 क्या करता है, Cl2 में से एक Cl को अपने पास ले जाता है और क्या बना देता है, FeCl4 माइनस विद, ये बन गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल। आपको तो यही चाहिए था, पॉजिटिव चार्ज स्पीशी, मिल गया आपको। लेट्स से ब्रोमिनेशन, ये Br गया, HNO3 H2SO4 से एक H प्लस लेता है और क्या बना लेता है, H2NO3 प्लस एंड HSO4 माइनस। अब बेटा ये जो H2NO3 प्लस है, दिस ब्रेक्स डाउन टू गिव अस H2O प्लस NO2, और हमने देखा भी होगा NO2 जाके अटैक करता था बेंजीन रिंग पे नाइट्रेशन के केस में। फॉर एग्जाम्पल एनहाइड्रस AlCl3 भी सेम काम करेगा बेटा, ये Cl को अपने टूवर्ड्स ले जाएगा, क्या बन जाएगा AlCl4 माइनस, और इसको क्या बना देगा CH3 प्लस। बन गया इलेक्ट्रोफाइल। बोलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कितनी जल्दी होती है मैं समझ ही नहीं पाता, और क्या जरूरत है जल्दी लिखने की, बाद में टाइम मिलेगा ना, समझ लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल फिर वही चीज, दिस Cl goes away with AlCl3 forms plus of CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। आपके पास बेटा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गए जो आपको चाहिए थे।
पहला स्टेप होता है जनरेशन का, आपने कर लिया जनरेट। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेंगे बेंजीन रिंग पे, तो सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ सल्फोनेशन, बेटा नाइट्रेशन के तरीके से ही वो भी होएगा, अटैक ऑफ E प्लस ऑन बेंजीन रिंग, अटैक ऑफ E प्लस ऑन बेंजीन रिंग। बेटा अब स्पेसिफिकली मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन रिंग का करना है आपको मैकेनिज्म, तो पहली वाली रिएक्शन लिखो और यहां पे क्या लिखोगे, अटैक ऑफ Cl प्लस, E प्लस की जगह क्या लिखोगे आप, Cl प्लस जाके अटैक करेगा। कैसे, ये देखो ये E प्लस क्या करता है बेटा, बेंजीन की डबल बॉन्ड को शिफ्ट कराने का काम करता है। दिस डबल बॉन्ड शिफ्ट्स ओवर टू दिस कार्बन एटम। अब बेटा उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिस पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, एंड ऑन दैट नेगेटिव चार्ज दिस H प्लस कम्स एंड अटैक्स, और क्या बना देता है, H एंड E विद अ प्लस चार्ज। किसी को ये नहीं समझ में आया हो तो पूछो क्या किया सर आपने, H पहले से ही था, E जाके वहीं पर ही अटैक कर गया, ठीक है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसमें रेजोनेंस होगी क्या, ये डबल बॉन्ड यहां से इधर शिफ्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाएगा, HE, फिर ये डबल बॉन्ड यहां से इधर शिफ्ट करेगी, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाएगा, HE, ठीक है, हो गया रेजोनेंस इसमें जो करना था। आप चाहो तो इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर दिखाना चाहो वो भी दिखा दो, ये लो, अब ये डबल बॉन्ड इधर इधर ही आ रही हैं, बस इधर आएंगी बस, दैट्स इट, क्योंकि यहां पे थी नहीं, इधर थी, इधर थी और इधर थी, ये देखो बस। और चार्ज दिखाना है तो इसके अंदर आप चाहो तो प्लस चार्ज दिखा दो कि वो प्लस चार्ज रोटेट करेगा यहां पे। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। नाउ कम्स द केस ऑफ द थर्ड स्टेप दैट वी कॉल इट टू बी डीप्रोटोनेशन, जिसको क्या बोलते हो, रिमूवल ऑफ H प्लस। कैसे करते हैं सर, ये देखो, ये जो बना आपका प्रोडक्ट दिस, यहां से ये H प्लस वापसी क्या करेगा, अपनी बॉन्ड यहां पे देगा और अपने आप चला जाएगा छोड़ के, और क्या बना देगा, ये माइनस ऑफ H प्लस हुआ। अब बेटा ये जो H प्लस है ये इनके साथ रिएक्ट करेगा, ये जो बने थे आपके प्लस चार्ज वाले स्पीशीज, नेगेटिव चार्ज वाले सॉरी, मान लो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की हम कर रहे हैं, तो AlCl4 माइनस प्लस H प्लस, तो H प्लस एक Cl को ले लेते हैं यहां से, क्या बना देगा, AlCl3 प्लस, आप कोई भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लो, आपको ये दो प्रोडक्ट्स मिल रहे थे वहां पे, एक ये और एक ये, और जो कैटलिस्ट होता है वो वैसे का वैसे वापसी आपको मिल जाता है रिएक्शन में, इट डजंट बीइंग यूज्ड अप इन द रिएक्शन, ये देखो मिल गया वापसी। AlCl3 वाज बीइंग यूज्ड एज अ कैटलिस्ट ना, वापसी जनरेट हो गया एज इट इज, जैसा आपने लिया था वैसा वापसी मिल गया, और आपके मेन प्रोडक्ट्स जो चाहिए थे, बोथ द प्रोडक्ट्स यू गॉट, एक बेंजीन विद एन इलेक्ट्रोफाइल, एक HCl या जो भी और रिलीज हो रहा होगा उसमें।
So this is the full mechanism of electrophilic substitution reaction, a complete 3-marker question. Teacher's favorite question. मतलब मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से भी ज्यादा प्रायोरिटी इसको देते हैं टीचर्स अगर पेपर में देना है तो. समझ गए? Note it down. And with this, the reaction portion of the chapter is being done. Now we are being left with the theoretical part and physical properties and the questions. How the questions would be asked, we would be doing that and finishing off with the chapter.